सिलकिरिया से बरकोट के लिए 4.5 किलोमीटर एक लंबी सुरंग खोदने के निर्णय ली जाती है। 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खुद भी जाती है, लेकिन अंतिम के 500 मीटर जब सुरंग बनने की होती है तभी एक बड़ा हादसा होता है और 41 मजदूर उसमें फंस जाते हैं। 17 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और अंत में 18वें दिन ठीक 28 नवंबर को ये लोग सक्सेसफुली बाहर निकलते हैं। इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जो इतने दिनों तक चला, इसमें कोई भी जान हानि नहीं होती है। भारत का इकलौता एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा जो इतने दिनों तक चला लेकिन कोई भी जान हानि इसमें नहीं हुई। फिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि क्या हुआ जब वो सुरंग बन रही थी, तो क्या वहाँ जियो टेक्निकल सर्वे कराया गया था? क्या इतने बड़े टनल के लिए कोई एस्केप टनल बनवाने का कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? इतने बड़े सेंसिटिव एरिया में इतनी बड़ी लंबी सुरंग खोदने का निर्णय लिया किसने? क्या जरूरत थी सुरंग की? काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। आइए जानते हैं सारे वीडियो में सारे पूरे घटना को एक एक करके, क्या क्या हुआ था, कैसे रेस्क्यू हुआ, पूरे एक एक दिन का अपडेट मैं देने वाला हूँ। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें किसकी गलती थी और इन सारे क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पूछे उसका आंसर भी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम होनीस और आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिलकिरिया से बरकोट के बीच में जो 41 मजदूर हमारे फंसे थे, उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, सब कुछ पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो जुलाई 2018 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो कि सिलकिरिया से बरकोट जाने वाली रास्ता को एक टनल के माध्यम से जोड़ा जाने वाला था। ये टनल इसलिए बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि इंडिया के जो 4 धाम हैं यार, वो काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और इस धाम की एक खास विशेषता ये है कि ये मौसम दर मौसम इनके यहाँ जाने की जो सड़क होती है वो जैम हो जाती है। जैसे अगर ठंडी में आप कहीं जा रहे हो तो किसी बर्फीले इलाके में आप जा रहे हो तो हो सकता है कि रोड जाम हो जाए, या किसी ऐसी जगह से आपको गुजरना पड़ता है जहाँ पे लैंडस्लाइड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डर रहता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने सोचा कि इन 4 धाम को, अब इन 4 धाम कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये मुख्य 4 धाम है। फिर जुलाई 2018 में प्रोजेक्ट शुरू होता है। 2020 तक इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा काम हो जाता है, लेकिन अचानक से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है ये कह के कि यहाँ पे ये टनल बनाना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, इसलिए कुछ समय तक इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है। 3-4 धामों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार शुरू होने वाला था। 60 साल पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार सत्ता में आई थी, उस समय भी ये चीज़ लाई गई थी। लेकिन उस समय हुआ ये था कि जैसे ही खुदाई करने की सोची गई तो वहाँ पर वाटर सोर्सेज मिल गए। यार पहाड़ों में जो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं उस पर वाटर रिसोर्सेज मिलना एक आम बात है। हर एक जगह पर जहाँ पर खुदाई होती है वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए उस समय वहाँ की खुदाई रोक दी गई। जब यमुनोत्री का जो रास्ता है वो जब चेंज कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे जो ये टनल बनने वाला था उस टनल का रास्ता बिल्कुल खुल चुका था और यहाँ पे अब टनल आसानी से बन सकता था। नितिन गडकरी जी के छत्र छाया में ये 2018 में एक लंबा 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था जो कि सिलकिरिया से लेकर बरकोट में 4.5 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ता था। और इसके बनने से ये फ़ायदा होता है कि किसी भी वेदर में इन 4 धामों को आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था यार। सब कुछ पूरे डिटेल में जानते हैं कि कैसे क्या हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि इस कंपनी ने जो इस प्रोजेक्ट को लिया था उसका नाम था नवग्या इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और ऐसे आर्किटेक्चर में ये काफ़ी ज़्यादा आगे कंपनी है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्हें ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आर्किटेक्चर की बात आई तो आर्किटेक्चर सेक्टर अभी तक इंडिया में एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की फैक्ट्री बन चुकी है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कहीं मिल रही है तो वो आर्किटेक्चर सेक्टर में मिल रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को हटा के अगर हम डेथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेथ आर्किटेक्चर सेक्टर में हो रही है। हर एक दिन आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी, हर एक दिन 38 से 40 लोग आर्किटेक्चर सेक्टर में मारे जाते हैं, जबकि हर एक दिन करीब करीब 50 लोग एम्प्लॉयमेंट में आर्किटेक्चर सेक्टर में आते हैं। तो नवग्या इंजीनियरिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसके पास काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ऐसे ही शुरू कर देते हैं, वहाँ की बायोलॉजिकल सर्वे अवश्य ही कराते हैं। अब जो ये टनल बनने वाला था, इसमें एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टनल जहाँ बनने वाला है वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव है। बहुत समय कालांतर में यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए थे और यहाँ की जो भूमि है वो क्षणभंगुर है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ये ऑलरेडी बंट चुकी है। तो ऐसे में होता ये है कि ये जो काफ़ी क्षणभंगुर भूमि है ये आसानी से कहीं से ढह जाती है। तो इसीलिए जब ये पहाड़ तोड़ा जा रहा था, तो अब देखिए पहाड़ जब तोड़ा जाता है तो बीच में सीमेंट की लाइनिंग भी दी जाती है। अब सीमेंट की लाइनिंग जब दी जाती है तो अगर वो कहीं पे सीमेंट की लाइनिंग कमज़ोर पड़ गई तो आसानी से टूट के गिर जाती है। तो ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 4.5 किलोमीटर की दूरी में 4 किलोमीटर का दूरी ऑलरेडी मजदूर तय कर चुके, अब सिर्फ 500 मीटर का दूरी बचा हुआ था तोड़ने के लिए। और उसी बीच जब नाइट शिफ्ट का काम शुरू हुआ, दिवाली के दिन रात के 11 बजे के बाद ये घटना हुई और अचानक से
60 मीटर तक की पहाड़ टूटी और अचानक से बहुत ज़्यादा मलबा नीचे गिरी। अब 60 मीटर की वॉल कवरिंग इधर से हो गई और 500 मीटर जो आगे खुदाई करनी थी वो 500 मीटर आगे थी। बीच में बच गया 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता। लेकिन खास बात एक ये रही जो कि बहुत खुशी की बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल वायर्स गए थे वो नहीं टूटे और इसमें बिजली आसानी से जा सकती थी। मतलब रोशनी काफ़ी अच्छी पर्याप्त मात्रा में थी। खाना भी 1-2 दिन के पास इनको स्टॉक था, पानी का भी स्टॉक इनके पास था। लेकिन एक खास गड़बड़ी जो इस कंपनी ने यहाँ पे की कि इतनी लंबी सुरंग जब खोदी गई तो अल्टरनेटिव वे इनके पास एक भी नहीं था। मतलब अगर एग्जैक्ट टर्म में हम बात करें तो एस्केप टनल इनके पास एक भी नहीं था। जबकि अगर साइंटिस्ट की माने तो 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग में कम से कम इनके पास 4 एस्केप टनल होने चाहिए। हर एक 1 किलोमीटर के लिए एक एस्केप टनल इनके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके कारण ये 2.5 किलोमीटर के लंबे रास्ते में भी 41 मजदूर आसानी से फंस गए और इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। एक तरफ जाएंगे तो 500 मीटर की लंबी दीवार तोड़नी थी और दूसरी तरफ 60 मीटर की एक ऐसी दीवार तोड़नी थी जिसमें ऊपर से बराबर पत्थर टूट के गिर रहे थे। अब जैसे ही पत्थर आप हटा रहे थे ऊपर से आसानी से पत्थर गिर के फिर वो जगह फिल हो जा रही थी। यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म और बताते चलूंगा। जब भी किसी टनल की खुदाई होती है यार तो वो 2 तरीके से ही की जा सकती है। एक होती है टीबीएम और दूसरी होती है डीबीएम। अब टीबीएम का मतलब होता है टनलिंग एंड बोरिंग मशीन, जो कि टनल और साथ में बोर भी करते हुए चलती है और बोर करके, अब ऐसा समझ लीजिए कि एक व्हील जैसी चीज़ होती है जो कि घूमती जाती है और जो भी उसके डैब्रिस निकलते हैं उसको बाहर भी फेंकती जाती है। जैसे अगर बात करें दिल्ली की जितनी भी मेट्रो बनी है वो ब्लास्टिंग से नहीं बनी है, वो ऐसे टनलिंग के माध्यम से बनी। मतलब एक गोल मशीन घूमते हुए गई और वहाँ के पत्थर को इकट्ठा करके पीछे भेज दी गई, इस तरीके से बनी है। लेकिन टीबीएम जो ऐसी रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पर टीबीएम आसानी से होता है और टीबीएम सबसे सेफ तरीका है किसी भी टनल को खोदने का। अब जहाँ पे रिहायशी इलाके नहीं है, मतलब आसपास लोग नहीं हैं, ऊपर लोग नहीं हैं, तो ऐसे में क्या किया जाता है, डीबीएम का यूज किया जाता है। अब डीबीएम का क्या मतलब होता है, डीबीएम का मतलब होता है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। अब ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में क्या होता है कि एक जगह पे ड्रिल किया जाता है, वहाँ पे डायनामाइट्स लगाया जाता है और डायनामाइट्स को ब्लास्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कि 4 मीटर को आप उड़ाने के लिए डायनामाइट लगाते हैं, लेकिन 4 मीटर उड़ने के साथ साथ अगले 4 मीटर को वो क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो ये जो टनल बन रही थी वो डीबीएम से बन रही थी और डीबीएम यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वे था यार, क्योंकि आसपास कोई भी रिहायशी इलाके यहाँ नहीं थे और किसी भी तरीके का जान हानि ऐसे नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डीबीएम का यूज किया जाता है। अब आते हैं, थोड़ा मजदूर फंसे हैं। 12 तारीख के रात को जब इंडिया में पूरी तरीके से दिवाली मनाई जा रही थी, चारों तरफ खुशी का माहौल था, ऐसे में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि 41 मजदूर एक लंबे टनल में फंस गए। ऐसा समझिए कि दिवाली में चारों तरफ सन्नाटा करने के लिए काफ़ी बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज़ था। जब ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, पुष्कर सिंह धामी के पास, तो वो 13 तारीख को सुबह में ही आ जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और उनकी जर्नी में ये चीज़ें देखी गई कि अब यहाँ से मजदूरों को निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर ये मजदूर नहीं निकलते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे पूरी भारत की बेइज्जती हो जाएगी कि जो देश विश्व गुरु बनने की राह पे है वहाँ पे अभी इतनी सी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उनके फंसे हुए 41 मजदूर निकल पाए। तो ड्रिलिंग शुरू की जाती है, जिधर 60 मीटर की डैबरिस गिरी हुई है उधर से ड्रिलिंग शुरू की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही डैबरिस को हटाई जा रही थी तो ऊपर से और ज़्यादा मलबा गिर जा रहा था और वो मलबा फिर से भर दे रहा था, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली थी इधर से। तो यार अब सरकार ने सोचा कि यार एक तरफ से जब तक ड्रिलिंग होगी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कि 5 तरीके से ड्रिलिंग शुरू की। एक जिधर से मलबा गिरा था, दूसरी तरफ जिधर से 500 मीटर की दूरी अभी बची हुई थी उधर से भी ड्रिलिंग शुरू हुई, साथ में साथ दोनों तरफ से भी ड्रिलिंग शुरू हुई और एक ओएनजीसी ऊपर से भी ड्रिलिंग कर रही थी। ओएनजीसी आपको पता है यार, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज जो खुदाई करके निकालती है, तो उसको खुदाई का सबसे अच्छा तरीका मालूम होता है। तो उसने क्या किया, ऊपर से ड्रिल करने का निर्णय लिया। तो यार कोई ऐसी ड्रिलिंग नहीं थी कि इतनी मोटी परत है और ड्रिल मशीन से आसानी से आप ड्रिल कर दिए। ये काफ़ी बड़ा ड्रिल होने वाला था। अगर हम अगले तरफ देखें तो 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर की ड्रिलिंग करनी थी। इधर देखें तो 60 मीटर भी एक लंबी चौड़ी दीवार होती है, तो ऊपर और साइड से भी ड्रिल करना बिल्कुल ईजी नहीं था। अब सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि इनके पास फूड और वाटर पहुंचाने की। तो इसके लिए यार 6 इंची की एक मोटी पाइप सबसे पहले ड्रिल की गई, जो कि आसानी से ड्रिल हो गई। हालांकि आपको पता है कि 6 इंची की पाइप से आसानी से कोई भी आदमी बाहर नहीं आ सकता। हालांकि पानी और खाना इनको बोतल में भर भर के आसानी से वहाँ तक पहुँचाया जाने लगा। तो सबसे बड़ी राहत ये है कि इन 41 मजदूरों के पास अब खाना और पानी पहुँचने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कितने दिनों तक आप ऐसे किसी मजदूर को फंसा कर रख सकते हो। ना सनलाइट वहाँ मिल रही थी और डर ये था कि कभी भी ऊपर से और सारे मलबे गिर के ड्रिलिंग को और मुश्किल बना सकते थे। तो यार 13 नवंबर को जब खुदाई शुरू हुई तो ये पता चल गया कि ऐसे छोटे मोटे ब्लेड से काम नहीं होता। फिर अमेरिकन ड्रिल मशीन लाई गई
वो भी फेल हो गई। अब जब ये भी मशीन फेल हो गई तो स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनी की सबसे बढ़िया ड्रिल, जो भारत में सबसे बढ़िया ड्रिलिंग मशीन है, उसको एयरलिफ्ट किया गया दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक। 16 तारीख को इसको असम्बल किया जाता है और एक दिन के बाद ठीक 17 तारीख को इसे फिर से खुदाई की जाती है। लेकिन ये खुदाई आसान नहीं होने वाली थी। फिर से वही दिक्कत, जैसे ही आगे बढ़ रही थी फिर से मलबा आसानी से गिर जा रहा था और ये खुदाई आसान नहीं बन पा रहे थे। अब ये मलबा क्यों गिर रहा था यार? क्योंकि जब भी किसी इंसान को निकालना होता था 1 मीटर डायमीटर की पाइप से ड्रिलिंग की जा रही थी ताकि आदमी को आसानी से निकाला जा सके। अब 17 तारीख तक जब ये काम नहीं हुआ, मीडिया में चारों तरफ ये बात जब फैल चुकी थी तो पीएमओ तक ये बात पहुँची और सारे खुदाई के कामों को रोक दिया गया। अब लगा कि उनको आर्मी को बुलाना चाहिए, आर्मी को बुलाया गया, लेकिन इनसे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था। सारे नाकाम कोशिश कर लिए गए। अब देखते ही देखते 24 तारीख आ चुके थे। टोटल 12 दिन हो चुके थे इस मजदूरों को फंसे हुए और इंटरनेशनल लेवल पे ये न्यूज़ ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अलग अलग खबरों से ये खबरें छपने लगी और हमारी जो गोदी मीडिया, जो प्रमुख चैनल्स हैं हमारे देश के, वो अभी तक सवाल पूछने से अपने आप को रोक रहे थे। हालांकि सही भी था, अभी तक 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, ये सवाल नहीं पूछ रहे थे। अब देखते ही देखते 24 तारीख आ चुकी थी, मजदूरों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था, आर्मी भी फेल हो चुकी थी। लेकिन अब एक चमत्कार हुआ यहाँ पे और 27 तारीख को रैक माइनर्स को बुलाया गया। रैक माइनर्स यार कोई अलग तरीके के लोग नहीं होते हैं, ये कब हाथी चल के किसी भी चीज़ को निकाल लेते हैं। तो ये उन पाइप के द्वारा अंदर भेजे गए, जो भी डेब्रिस उस पाइप में आ रहे थे उसको बाहर निकाला गया और तब जाके वो खुदाई हुई। और जब ये रैक माइनर्स अंदर गए तो इन 41 लोगों को देख के ये जितने खुश हुए उतने ही खुश ये 41 लोग इन रैक माइनर्स को देख के हुए। तो ये इतना बड़ा इवेंट अब हो चुका था। भारत के जो सरकार थी वो अपने पीठ थपथपाने में जब मशगूल हो गए। तो यार इतने बड़ी घटना पे हम ऑलरेडी विजय पा चुके हैं और इस विजय के मुख्य हकदार अर्नवाड पिक्स हैं। अर्नवाड पिक्स ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टनलिंग मास्टर थे और ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई कि 41 मजदूर में किसी भी तरीके की कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि सरकार अब अपने पीठ थपथपाने में लगी हुई है, गोदी मीडिया एकदम बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता रही है, लेकिन आपको ये सारे सवाल पूछने हैं। कौन कौन से सवाल? सबसे पहला, सरकार वहाँ पे जियो टेक्निकल सर्वे क्यों नहीं करवाई? किस कंपनी के पास, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं, किसकी कमाई हो रही है? इस टनल की क्या ज़रूरत थी जबकि आप एक पास हुए आपके पास ऑलरेडी था, उसको आप बेहतर बना सकते थे, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान दी? आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछना है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सो गुड डे, बाय बाय। लेकिन प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देखते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लें।